गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बच्चों, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर लगभग पूरा फिनिश कर चुके हैं। उसमें कुछ स्टार्टिंग का पार्ट था जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं समझाया था, अब मैं समझा रहा हूं। वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वाला टॉपिक आज हम कर रहे हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं हल्का सा समझा रहा हूं आपको, बाकी आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, लिखना कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। इस थ्योरी में डाल्टन ने यह कहा था कि दुनिया की हर चीज, मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है एटम। और एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, यानी किसी भी चीज को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो सबसे छोटी चीज हमको मिलेगी वो एटम होगी। यानी इन्होंने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड मास। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका साइज और मास डिफरेंट होता है। ये वाली बात पहले सही मानी जाती रही। फिर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में ये पता लगा कि एटम मिलके बना है इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटॉनों से और न्यूट्रॉनों से, यानी एटम्स डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब एटम डिवाइड हो गया और इन्होंने कहा था कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। जब फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एटम डिवाइड नहीं होता है, जबकि एटम डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। फिर जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई वो हुई इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज। एक कांच की सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक सिलेंडर है, कांच का सिलेंड्रिकल ट्यूब है। यहां पर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम एयर सारी बाहर निकाल देंगे। ये है डिस्चार्ज ट्यूब। दो इलेक्ट्रोड यहां लगे हुए हैं। ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये हमको लग रहा है कि एक रॉड है, रॉड नहीं है, ये एक सिलेंडर है। तो सर्कुलर डिस्क होगी, प्लेट जैसे एक इधर लगी होगी और एक इधर लगी होगी। इस टाइप से ये दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे। ये इलेक्ट्रोड है। आप अगर उधर से देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये एनोड है और इधर वाला कैथोड। यहां पर हमने बहुत हाई वोल्टेज लगाया। अब क्या हुआ, इसमें से सारी एयर हमने बाहर निकाल दी पहले, और एक प्योर गैस भरी और बहुत लो प्रेशर पे, या प्योर हीलियम भरी या प्योर नाइट्रोजन भरी या प्योर हाइड्रोजन भरी या प्योर ऑक्सीजन। तो क्या ऑब्जर्व करा, कैथोड की अपोजिट साइड वाली जो प्लेट थी उस पे ग्लो प्रोड्यूस होने लगी। इस पे हमने पेंट कर दिया था किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल का। फ्लोरोसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जैसे जिंक सल्फाइड जो कंपाउंड होता है, उसकी कहीं आप पेंट कर दोगे और जब उस पर लाइट या कोई भी रेज डालोगे तो वो चमकने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जो एरो वगैरह लगे होते हैं रात में, कि आगे जाके मोड़ है या क्रॉसिंग है, तो जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है जनरली हम उसको रेडियम पेंट बोलते हैं। तो ग्लो प्रोड्यूस होने लगी एनोड वाली साइड पे। जैसे मान लो ये अगर रूम है, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इधर ग्लो प्रोड्यूस होने लगी। कोई बात नहीं, स्विच ऑफ कर दिया तो ग्लो प्रोड्यूस होना बंद हो गई। फिर हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखी। ओपेक ऑब्जेक्ट मींस नॉन ट्रांसपेरेंट,
तो इधर से कैथोड की अपोजिट वाली साइड पे यानी एनोड वाली साइड पे इसकी शैडो बन गई। क्यों बन गई? इधर से एक टाइप की रेज निकल रही थी जो वहां पे जाके स्ट्राइक कर रही थी और ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। जब हमने ओपेक ऑब्जेक्ट रखी तो इसने उन रेज को रोक दिया, तो इनके पीछे वाला जो एरिया था वो डार्क रहा और बाकी सब ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए इसकी शैडो बन गई। तो ये एक आइडिया लगाया साइंटिस्टों ने कि कैथोड से एक टाइप की इनविजिबल रेज निकलती हैं, उन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। कोई बात नहीं। अब इनकी स्टडी करी गई तो कैथोड रेज को जब हमने पास करा एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये प्लस और माइनस के बीच का जो एरिया है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो ये रेज मूव कर गई तो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। दिस इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मुड़ती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। जब इन रेज के पाथ में, रास्ते में एक बहुत लाइट व्हील, ये कागज का हमने ऐसे टुकड़ा काटा और इन पे कैथोड रेज जब डाली तो ये रोटेट होने लगा। दिस इंडिकेट्स दैट दे कंसिस्ट ऑफ एनर्जिक पार्टिकल्स। इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें एनर्जी होती है। जब कैथोड रेज को हमने मेटल की बहुत पतली फॉइल पे डाला, कॉन्टिन्यूअसली हिट करती गई जब ये उसको, तो जो मेटल की फॉइल थी वो हीट अप हो गई। इसका मतलब इनमें एनर्जी होती है। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे जब ये पड़ी, फोटोग्राफिक प्लेट होता है जो एक्सरे जो इस पे आता है, जो हम डॉक्टर एक्सरे करके देते हैं, तो जो प्लास्टिक की एक फिल्म सी आती है उसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। उस पर जब ये पड़ेंगी तो उसको भी कर देंगी ब्लैक, उस पर अपना इफेक्ट डालती हैं तो नेगेटिवली चार्ज होंगी, पहली बात। दूसरी बात, एक लाइट व्हील इनके रास्ते में रखेंगे तो वो रोटेट होने लगेगा। तीसरी बात, दे प्रोड्यूस अ शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। इनके रास्ते में जब कोई हम ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अपोजिट साइड में उसकी शैडो बन जाती है। इससे ये इंडिकेट होता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। शैडो हमेशा उसकी बनती है बच्चों जो स्ट्रेट लाइन में चलती है रेज। मान लो किसी ने, ये छाता है, सनलाइट से बचने के लिए छाता लगा लिया। कुछ लोग आपने देखा होगा छाता लगा के चलते हैं। यहां पर ये कोई पर्सन है, ठीक, सनरेज आ रही है, अब वो इस पर्सन के चेहरे तक नहीं आ पा रही है क्योंकि छाते जो लगा हुआ है, अम्ब्रेला जो लगा हुआ है, उसने हमारे फेस पे एक शैडो बना दी। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो ऐसे आके अटैक करती, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी जिन जिन चीजों की शैडो बनती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैथोड रेज की शैडो बनती है, इसलिए ये प्रूफ होता है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने कभी हाइड्रोजन गैस भरी, कभी नाइट्रोजन गैस भरी, कभी ऑक्सीजन गैस भरी, और इन रेज का चार्ज और मास का जो रेशियो निकाला तो वो रेशियो हमेशा क्या आया? कांस्टेंट। गैस कोई सी भी ली लेकिन जो चार्ज और मास का रेशियो E/m से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा सेम आया। यानी कैथोड रेज के केस में चार्ज और मास का रेशियो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इसमें कौन सी गैस फिल करी गई है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, हर केस में E/m का रेशियो सेम रहेगा। ये बात हो रही थी हमारी कैथोड रेज की। बाद में एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, उन्होंने इन रेज की स्टडी करी और कहा कैथोड रेज एक टाइप के नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। उस पार्टिकल पे चार्ज होता है इतने कूलम्ब और उसका मास होता है इतने किलोग्राम। और जे थॉमसन ने इस पार्टिकल का नाम रखा इलेक्ट्रॉन। यानी कैथोड रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल whose charge is this and mass is this. This particle is named as electron. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। कोई बात नहीं,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ये वाली बात हमको पता लग गई। एटम होता है बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ना तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ना नेगेटिव चार्ज होता है। एटम न्यूट्रल होता है और ये प्रूफ हो गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होना जरूरी है। हमको एक क्लू मिला कि एटम में कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी प्रेजेंट है, ये कंफर्म है। अब डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, डिस्चार्ज ट्यूबली, इस बार इसका हल्का सा फॉर्मेट चेंज है। ये जो कैथोड लिया इस बार हमने परफोरेटेड, और ये है एनोड, ये है परफोरेटेड कैथोड। जब हमने बहुत हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज, तो इसके अपोजिट साइड में कैथोड के, परफोरेटेड मींस एक ऐसी सर्कुलर डिस्क होगी उसमें जगह जगह छेद होंगे, होल्स होंगे, जाली जैसी कोई चीज है। इसके अपोजिट में हमने किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट कर दिया, जिंक सल्फाइड सपोज कर लो। अब एनोड से एक टाइप की रेज निकल रही थी जो कि इस परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करके यहां पे जाके स्ट्राइक करने लगी, तो यहां पर ग्लो प्रोड्यूस होने लगी। ये रेज एनोड से निकल रही थी, इसलिए इन रेज का नाम आया एनोड रेज। ये है एनोड रेज। और कैथोड से तो एक टाइप की रेज अभी भी निकल रही है, वो तो इधर की तरफ चलेंगी। ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज। अब एनोड रेज की फिर डिस्कवरी शुरू, मतलब प्रॉपर्टीज की स्टडी हुई, तो पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव करती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी जो एनोड कैथोड रेज की थी वही एनोड रेज की है, बस पहली प्रॉपर्टी डिफरेंट है, वो नेगेटिवली चार्ज थी और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पहली तो ये बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है कि एक मेटल की थिन फॉइल पे जब ये स्ट्राइक करेंगे तो उसको हीटअप कर देंगी, इनके पाथ में कोई लाइट व्हील रखेंगे तो वो रोटेट होने लगेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ेंगी तो उसको ब्लैक कर देंगी, सारी प्रॉपर्टी सेम है। एक और प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इनके केस में चार्ज और मास का रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैस लेंगे तो E/m का जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा इन केस ऑफ एनोड रेज। कैथोड रेज में E/m रेशियो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, एनोड रेज में E/m का रेशियो डिपेंड करता है कि इसमें कौन सी गैस ली गई है। ठीक, तो बस सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस पहली प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, एंड E/m रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी, सोचो जरा, हमने हाइड्रोजन गैस ली, दोनों H का बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये H एटम, इस H एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बचा, इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। वैसे भी H ये होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन तो कोई होता नहीं है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कौन बचा, प्रोटॉन। यानी जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करी जाएगी तो एनोड रेज किससे मिलके बनी होंगी, इससे, और इसी पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बराबर, इतने कूलम्ब, एंड मास इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका जो नाम दिया था, ये डिस्कवरी करी थी
गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की डिस्कवरी करी गोल्डस्टीन ने। ये हो गई हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हमको ये पता लग गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन होते हैं। ये कंफर्म है कि एटम न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉनों के पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल हो जाए। ये वाली बात बिल्कुल हमारी समझ में आ गई। अब डिस्कवरी हो चुकी है हमारी अभी तक बच्चों इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद प्रोटॉन की। ये भी कंफर्म है कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एटम के अंदर मान लो 10 प्रोटॉन है और सपोज कर लो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉनों का मास हमने कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मान लो 10 है, सपोज कर लो 10 ग्राम है और ये 3 ग्राम है, तो एटम का मास होना चाहिए था 13 ग्राम। ये मैं एग्जांपल ऐसे ही ले रहा हूं, ठीक भाई। हमको ये पता लग गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। सारे प्रोटॉनों का हमने मास कैलकुलेट करा तो आया 10 ग्राम। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? 10 ग्राम, 3 ग्राम। सारे इलेक्ट्रॉनों का मास, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए मैंने यहाँ पे कम लिया। सारे इलेक्ट्रॉनों का मास मान लो कितना आ गया, 3 ग्राम। तो एटम का टोटल मास होना चाहिए था 10 + 3 = 13 ग्राम। लेकिन एटम का मास जब हमने देखा एक्चुअल मास, तो वो 13 ग्राम से ज्यादा निकल के आया। यानी द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इट्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के मास के सम से एटम का एक्चुअल मास ज्यादा आया निकल के। इससे ये इंडिकेट हो रहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के अलावा अभी कोई एक और पार्टिकल भी है, जिस पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से एटम का एक्चुअल मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मासेस से ज्यादा आ रहा था। एक क्लू मिला कि अभी कोई और भी है। क्लियर हो गई बात? बाद में कैसे करी डिस्कवरी वो हमको नहीं करनी है। जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन की, और इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स इक्वल होता है, हल्का सा ज्यादा होता है। प्रोटॉन में था 1.673 और यहाँ पे है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इस पे चार्ज 0 होता है। तो ये डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। अब हमारी डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉन की हो गई। किसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ये वाली बात आपको याद रखना है। किसका मास कितना है ये याद रखना है। किसका चार्ज कितना है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे कर दो, प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे, और न्यूट्रॉन को ऐसे या 0n1, इसको 1h1, इसको -1 e0। ये कोई भी सिंबल है बच्चों, इनमें से किसी भी सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और इनकी जेम्स चैडविक ने। इसका मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। सबसे कम मास अभी तक इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नाम देते हैं रेस्ट मास।
प्रोटॉन का 1.673 और इसका 1.675, इतने किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, किसकी डिस्कवरी किसने करी थी, किसका सिंबल क्या है, किसका मास कितना है और किसका चार्ज कितना है। ये मैं लिख रहा हूं चार्ज, ये पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका डिस्कवरर और ये मास। किसका मास कितना है, किसका डिस्कवरी किसने करी थी, किसका चार्ज कितना है, किसका सिंबल कितना है, ये। तो ये हमारी डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। आपको इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। स्टार्टिंग अगर हम करें, मैं हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया गया था कि एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं होता है, एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर डिस्कवरी जब हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तब ये पता लगा कि एटम डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जब एटम डिवाइड हो गया तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि डाल्टन्स थ्योरी में ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन, वो एटम डिवाइड नहीं होगा। फिर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन ने करी। फिर डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने करी। फिर डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक ने करी। कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज में, बाकी तो मैं आपको नोट्स में सेंड कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ डिस्कस भी करी थी। और एनोड रेज की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है, बस पहली प्रॉपर्टी ये डिफरेंट है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाइल एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। पहला डिफरेंस तो ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ेंगी, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ेंगी। नेक्स्ट, E/m रेशियो, E बोले तो चार्ज, M बोले तो मास। चार्ज और मास रेशियो कैथोड रेज में कांस्टेंट होता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी गैस ली गई है डिस्चार्ज ट्यूब में। जबकि एनोड रेज में E/m रेशियो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस ली गई है डिस्चार्ज ट्यूब में। E/m ratio is different for different gases in case of anode rays, while in case of cathode rays E/m ratio is same. It is independent of the nature of gas taken in the discharge tube. इतना आपको लर्न करना है। अब जब बच्चों डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अब साइंटिस्टों ने सोचना शुरू करा कि ये तीनों पार्टिकल एटम में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेंटर पे होते हैं, मिडिल में होते हैं, या सरफेस पे होते हैं। इनके अरेंजमेंट के लिए अब साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे। उनको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स की द अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मॉडल्स। 3 एटॉमिक मॉडल हमको पढ़ने हैं, जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का एंड बोर्स का मॉडल। उनको मॉडल की जो मेन पास्टुलेट्स हैं वो पढ़ने हैं, उनकी लिमिटेशंस पढ़नी है। वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।